जय हिंद एवरीवन। मैं मनीष पुशोला, अध्यापक पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का सिविक्स का एक और इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा चैप्टर करेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब भी हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है लोग, ठीक है ना। तो वो सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई गई हो, ठीक है, यानी द गवर्नमेंट विच इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हम, जैसे हम इंडिया है हमारा, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसके आउटकम्स क्या निकले, ठीक है ना। अलग अलग देश है, अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी चल रही है, किसी जगह में मोनार्की चल रही है। मोनार्की मतलब जहां राजा का राज होता है। तो डिफरेंस क्या आया अगर हमने डेमोक्रेसी लागू करी, तो डेमोक्रेसी से क्या क्या आउटकम्स निकली, बढ़िया निकली, खराब निकली, आज सारा एनालिसिस उसी पे होगा। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर की ओर। इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी क्या करता है? इक्वालिटी प्रमोट करता है। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कहां गिवन है सर? ये गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है ना। ऑल सिटीजन, हर किसी को इक्वली समझा जाएगा, किसी को अलग नहीं समझा जाएगा। एक पर्सन का एक ही वोट होगा, यानी अगर आप कितने भी अमीर हो, कितने भी मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर हो, आपका वोट और एक गरीब आदमी का वोट, सबका वोट बराबर ही होगा, किसी को अनइक्वल नहीं समझा जाएगा। ठीक। डिग्निटी एनहांस करता है इंडिविजुअल की, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ भी बोला गया आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ का सिर्फ इतना सा मतलब है कि सिर्फ सांस लो अगर आप जिंदा हो तो उसको राइट टू लाइफ बोल दिया गया? नहीं। इससे रिलेटेड एक बहुत मजेदार केस आया, एक मेनका गांधी केस, ठीक है। तो मेनका गांधी केस में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि सिर्फ सांस लेने को ही हम राइट टू लाइफ नहीं बोलेंगे, डिग्निटी के साथ जीना राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। इसीलिए सबसे ज्यादा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आई होप दिख रहा होगा ये पेन रेड, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट दिया हुआ, और फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्सेबल है, ठीक है ना, एनफोर्सेबल है। अब इसमें सबसे ज्यादा जिस आर्टिकल के बारे में डिस्कशन हुआ या इवॉल्व हुआ, जो सबसे ज्यादा आर्टिकल, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21, जिसमें जब एडीएम जबलपुर का केस आया, ये आने वाली क्लासेज जो होगी, यानी हायर क्लासेज जो होगी, जिसमें आप जब पॉलिटिकल साइंस एज एन सब्जेक्ट लोगे, तो वहां ये सारी चीजें और इलेबोरेट वर्जन में पढ़ोगे, राइट। तो आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ, यानी इसके बारे में सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन करी। इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है? जुडिशरी का। जुडिशरी बताएगी जी कानून जो लिखा हुआ है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन उसका मतलब कुछ और निकाल रहा है, दूसरा कुछ और, तो एक्चुअल मीनिंग कौन बताएगा? एक्चुअल मीनिंग बताएगी जुडिशरी। तो आर्टिकल 21 में जब एडीएम जबलपुर का केस आया, उसमें बोला नहीं भैया, आप जिंदा तो हो, तो राइट टू लाइफ कहां छीना आपका। ये तब की बात है जब इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी थी ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उस समय की बात है। तो फिर उसके बाद मेनका गांधी का केस आया, जब पासपोर्ट ले लिया गया मेनका गांधी का, तो मेनका गांधी ने बोला जी मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। फिर अपनी जजमेंट को, यानी आर्टिकल 21 को और इवॉल्व किया, बोला नहीं भैया, सांस लेने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप जिंदा हो तो लाइफ टू लाइफ है, नहीं, राइट टू लाइफ, डिग्निटी जो है दैट इज ऑल्सो बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। और ये और आगे चलता चला गया, सबसे ज्यादा इवॉल्व होने वाला, ये सबसे ज्यादा जिसके बारे में डिस्कशन हो, वो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आई होप करेक्ट क्लियर होगा। सो एनहांस, एनहांस करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कौन? डेमोक्रेसी। करेक्ट हुआ। पीपल हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ चॉइस, राइट द लाइफ विद रिस्पेक्ट, इवन द वीकेस्ट पर्सन इज वैल्यू। चाहे कोई कमजोर आदमी हो, पैसों में भले ही कोई कम हो, डिग्निटी सबकी बराबर है। करेक्ट। सो इंप्रूव कर सके क्वालिटी डिसीजन मेकिंग को, इसके लिए भी डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा रूल रहता है, ठीक है ना। डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और उन डिबेट्स के बेस पर फिर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। अब
डेमोक्रेसी क्यों अच्छी बोली जाते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करवाती है। ठीक है, अकाउंटेबल मतलब कि जो भी सरकार बैठी हुई है उसको बताना पड़ेगा, वो बाउंड है कि भाई तुमने कितना पैसा कहां खर्च किया। ठीक है, जैसे हमने जब यमुना खराब हुई तो ये पूछा गया पार्टी से, ओपोजिशन पार्टी ने पूछा उस समय की रूलिंग पार्टी से कि भाई बताओ यमुना तो साफ हुई नहीं, तुम बोल रहे हो तुमने पैसा लगाया, पर कहां पैसा लगा दिया, कैसे कैसे लगाया। करेक्ट हो गया। तो हर किसी को वो पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा जो है ये किसी गवर्नमेंट का पर्सनल नहीं है, ये आम आदमी जो है यानी कॉमन पीपल जो है उसका टैक्स पे किया हुआ पैसा है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है ना? सो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी सबसे बड़ी पंचायत बनी हुई है, नाम पार्लियामेंट। यहां पे सारे डिस्कशंस होते हैं। करेक्ट है? तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, यानी रूलिंग पार्टी जो जीत गई वो क्या क्या काम कर रही है, तो ऑपोजिशन जब क्वेश्चन पूछेगी तो उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये काम किया, यहाँ काम किया, इतना पैसा हमारा यहाँ खर्च हुआ। ठीक, और लेजिटिमेट है वैदिक तौर पे मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर दे रखा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर ऑफ व्हाट, टू सिलेक्ट द गवर्नमेंट, टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। ठीक है ना? क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं? ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई प्रधानमंत्री है फिर उसके बेटे को डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया बिना इलेक्शन के। ठीक है, तो ये तय करना जरूरी है कि क्या लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी है, हाँ या ना। तो अब इसके बारे में पढ़ते हो थोड़ा सा, अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। सो रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस चीज के लिए भी अकाउंटेबल होती है। ठीक है ना? रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन होने चाहिए। ठीक, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओगे, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कमेंट सेक्शन में आप उसका कॉन्टिन्यूस बेस में आंसर दिया करो। मैं आप तक पहुंचूंगा वाया कमेंट, जिसके आंसर बेस्ट होते जाएंगे उसको वहां पे मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ये आंसर आपका बढ़िया, और जहां पे कमी होगी मैं वहां बता दूंगा यहाँ पे कमी आ रही है। जल्दी अध्यापक पॉइंट ऑलमोस्ट जनवरी के समय आपके लिए आंसर राइटिंग कोर्स भी लाएगा, जिसमें हम लोग और हमारे जो टीचर का जो पैनल है वो आपको क्वेश्चंस देंगे। टेलीग्राम का आपका लिंक भेज दिया जाएगा आपके पास, उस टेलीग्राम में आप जुड़ते हो तो आपको एक पेपर भेजा जाएगा, आप वो पेपर करो, टाइम बाउंड मैनर में करो, और वो पेपर हमें भेजो, हम उसको चेक करेंगे और आपको ये बताएंगे कि भाई कहाँ किसकी कैसे कैसे कमी और कैसे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो जल्दी आपके लिए कोर्स भी लाया जाएगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं रेगुलर इंटरवल में, और लोगों के पास पावर भी है टू चूज रूलर, चेंज देम इफ दे आर डिससेटिस्फाई। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें पता है हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है ना? अगर 5 साल मतलब पूरी टर्म कर लेती है तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने ही होने। तो अगर काम नहीं किया तो उसको अगली बार नहीं चुना जाएगा। इस वजह से बाउंड रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कि हाँ भाई हमें काम शो करना पड़ेगा। ओपन डिस्कशन एंड डिबेट्स होती है। क्या जब राजा का राज था तो क्या ऐसी ओपन डिस्कशन होती थी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आप राजा के काम में क्वेश्चन नहीं आउट पुट कर सकते थे। लेकिन जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो चाहे प्रधानमंत्री है, हम उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये काम हुआ तो ये काम कैसे हुआ, ये काम इतना खराब क्यों हुआ, कब तक ये ठीक होगा। राइट? सो मेजर इशू, लॉज, पॉलिसी डिस्कस ओपनली इन द पार्लियामेंट एंड इन द मीडिया। पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसीडर बिफोर फ्रेमिंग द लॉ। यानी कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो उसमें पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है। अब पब्लिक ओपिनियन कैसे लिया जाएगा? क्या हर एक के घर घर तक जाया जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो क्यों? जो वहां उसके रिप्रेजेंटेटिव आ रखे, यानी उस एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाएंगे, वो उन मुद्दों को, अपने एरिया के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाएंगे और उस बेस पे कानून बनता है। ठीक है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन हैव राइट टू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क। तो आरटीआई है आपके पास, आरटीआई आप अप्लाई करते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मान लो कि अगर करंट दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है, जो हमारी दिल्ली की लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि भाई हम यमुना का ना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है? तो कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, ये इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार हमारा है। तो आप क्या करते हो, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक फाइल करते हो और जो भी मिनिस्ट्री, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से पूछते हो, हाँ जी बताओ कि यमुना कितनी साफ हुई।
ठीक है ना। तो उसके पैरामीटर्स होते हैं, कितनी साफ हुई है पता चल जाता है, जैसे ऑक्सीजन लेवल कितना है उसका, बीओडी लेवल कितना है, ठीक है ना, पहले कितना था अब कितना है, करेक्ट है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन वैसे यूज कर सकते हो। दिस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अलाउ पीपल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। तो ये पावर देता है सिटीजन ऑफ इंडिया को कि वो क्वेश्चन कर सके, राइट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि अब सरकार से ये पूछ लो कि हाँ जी फाइटर जेट लाए थे तो फाइटर जेट बताओ जी उसमें कौन कौन से एम्यूनिशन लग रहे हैं, सरकार नहीं बताएगी, कारण वो इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आरटीआई में वैसे ही पूछने जाते हैं जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी को कोई भी हार्म ना पहुंचा जाए। अब आते हैं रिस्पॉन्सिवनेस कि कैसे गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है। तो गवर्नमेंट फॉर्म करती है बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी उठा के बोलते हैं हाँ जी हम अब सरकार बना रहे हैं, नहीं, जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं से सरकार बनाई जाएगी। गवर्नमेंट इज मेड बाय द लीडर चूजन बाय द पीपल। लीडर भी उन्हीं में से बनेगा जो इलेक्ट होके आ रहा है। लीडर रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट, डिस्कशन ऑफ पब्लिक प्रॉब्लम। पार्लियामेंट में अगर स्टेट की बात है तो असेंबलीज में इसका डिस्कशन होता रहता है, किस बारे में, कि जी वहां के सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। उसी हिसाब से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उसी हिसाब से प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवाया जाता है, सुपरवाइज करा जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स निकाली जाती है, करेक्ट हुआ। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब जो गवर्नमेंट बनी है क्या वो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट मतलब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, विच इज गिवन इन द मतलब रूल्स, इट शुड बी फॉर्म्ड रूल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये उस बेस पे बनी है। तो गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, पीपल एक्सेप्ट अथॉरिटी एंड बिलीव कि वो रिप्रेजेंट करेंगे उनको। इफ स्लो एंड इम्परफेक्ट इट इज कंसिडर्ड देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं कि डेमोक्रेसी में कैसा हुआ, कि क्या अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिलेक्ट करी तो क्या डेवलपमेंट भी उसी पेस से गया, या अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अब ना सिलेक्ट करते और यहां मोनार्की रहती तो भी क्या उसी पेस से या उससे ज्यादा पेस से या उससे कम पेस से या उससे कम ग्रोथ रेट से इकोनॉमी चल रही होती। सो कैसे रहा डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे रहा डेमोक्रेसीज में, अब देखते हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट, कंपेयरिंग डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप जैसे मतलब नाजी रूल चला था जर्मनी में जब हिटलर आया था, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस में ज्यादा थी, डिक्टेटरशिप में ज्यादा थी या डेमोक्रेसी में ज्यादा थी। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सारी डेमोक्रेसी को जब हमने कंपेयर किया तो डिक्टेटरशिप फॉर्म 50 साल में, जो डिक्टेटरशिप ने ये स्लाइटली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा शो करी, यानी जहां पे डिक्टेटरशिप थी वहां पे जो ग्रोथ परसेंटेज था, ग्रोथ रेट था, वो ज्यादा अच्छा था, ठीक है ना। तो ये कंसर्न उठाता है डेमोक्रेसी के बारे में। लेकिन क्या सिर्फ यही चीज होती है, यानी डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप ही एक मात्र कारण है वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ का आंसर है, नहीं। क्या क्या चीज है, पॉपुलेशन साइज कैसा है वहां का, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, कॉर्पोरेशन कैसा है वहां का, रिसोर्स कौन से अवेलेबल है वहां पे, और पॉलिसीज और किन पॉलिसीज को प्रायोरिटीज दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। अब लेस डेवलप जो कंट्रीज है वहां पे डेवलपमेंट कैसे हुई, तो जब कंपेयर करते हैं तो पूरा कंट्री जो है जहां पे डिक्टेटरशिप रही वहां पे डेमोक्रेसी के अलग अलग व्यूज रहे, यानी ग्रोथ रेट हर जगह अलग अलग रहे, कई अच्छे थे कई जगह काफी खराब भी थे। देयरफॉर हम ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी डज नॉट लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जी डिक्टेटरशिप तो अच्छे, फिर तो डिक्टेटरशिप ही आ जानी चाहिए, करेक्ट है। क्या डेमोक्रेसी जो है ये गारंटी देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, नहीं। डेमोक्रेसी इन सब चीजों की कभी कोई गारंटी नहीं देता। तो क्या गारंटी डिक्टेटरशिप देता है, तो आंसर है कोई भी गारंटी नहीं दे सकता इन सब चीजों की, ठीक है ना। फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वहां पे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कि इक्वल है हम सब, इक्वेलिटी है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है वहां पे, इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट होती है,
ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे। सो नो डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Economic process is vary widely across nation due to different internal and external conditions. तो डिपेंड करता है कि अदर फैक्टर्स वहां पे कैसे हैं, कैसे वहां की इंटरनल कंडीशन है, कैसे वहां की एक्सटर्नल कंडीशन है, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज ला रही है और किस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. अब कंडीशन कैसी है जी, तो ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है. क्या अगर इतना पैसा अगर एक डेमोक्रेसी कमा रही है तो ज्यादातर पैसा जो है वो रिच के पास है, ठीक है ना, फिर मिडिल के पास थोड़ा, और पुअर की तो हालत ज्यादा ही खराब है. ठीक है, फिर भी डेमोक्रेसी क्यों प्रेफर किया जाता है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डिक्टेटरशिप कई बार हाई ग्रोथ भले ही शो करे, फिर भी पॉजिटिव आउटकम्स हम डेमोक्रेसी की मानते हैं. क्यों? अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना. और सबसे बड़ी बात, हम सवाल पूछ सकते हैं, डिग्निटी प्रोटेक्ट करते हुए चलती है डेमोक्रेसी. ठीक है, अब क्या रिडक्शन हुई इनइक्वालिटी में, क्या पॉवर्टी कम हुई डेमोक्रेसी के कारण? सबसे पहला आता है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी हर एक पर्सन जो है, वन वोट रहता है यहाँ पे वन पर्सन का. ऐसा तो नहीं है ना किसी का एक वोट की कीमत ज्यादा होती है, नहीं, हर किसी का इक्वल वोट होता है यहाँ पे, राइट. तो एवरी सिटीजन हैज वन वोट एंड वन वैल्यू इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये? तो कई सारे स्मॉल नंबर अल्ट्रा रिच पीपल जो है, इनके पास ना पैसा ज्यादा है, जैसा हमने प्रीवियस वाले डायग्राम में देखा था. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि इस केस में क्या होता है, करप्शन अगर बढ़ रहा है तो उसमें रिच पर्सन या कुछ ही ऐसे लोग जो हैं जो ज्यादातर पैसा होल्ड करके रखते हैं, बाकी सबके पास तो पैसा है नहीं. ठीक, तो भले ही इसीलिए इसीलिए मैंने अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भले ही जीडीपी जो है, इंडिया जीडीपी के मामले में इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी इंडिया कम्स इन 4th रैंक, बट व्हेन वी कैलकुलेट द पर कैपिटल इनकम, तो क्या इंडिया का रैंक फिर भी 4th है? आंसर है नो. ठीक है, कंडीशन कैसी है जी पुअर की डेमोक्रेसी के अंदर, तो उनकी इनकम देखी गई है कि डाउन जा रही है. ठीक है ना, हैव वेरी लो एंड समथिंग समटाइम्स डिक्लाइनिंग इनकम. कई बार स्ट्रगल देखा गया कि गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बेसिक एजुकेशन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हेल्थ केयर बेसिक हेल्थ के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उतने पैसे भी उनके पास नहीं होते. ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, जिसके कारण इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ दी मनी, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है. ठीक है, तो ये भी कई बार देखा गया. अब डेमोक्रेसी कैसे परफॉर्म करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में? ठीक है, तो अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए. ठीक, तो डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, फिर भी ज्यादा सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं हुई है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के टर्म्स में बात आए. ठीक है ना, जब हम बात करें पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, तो पॉलिटिकली इक्वल तो सारे ही हैं, वन वोट और वन वैल्यू सभी का ही है. लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो बहुत डिफरेंस है अभी भी कई सारी जगहों पर. करेक्ट, डिस्पाइट बीइंग मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स पुअर डू नॉट रिसीव इनफ अटेंशन. ठीक है ना, सरप्राइजिंग क्यों है ये? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस भले ही कर रही है, लेकिन क्या उस हिसाब से उसको इंप्लीमेंट या प्रायोरिटाइज करती है? ठीक, और क्या उसके बेस पर क्या पॉवर्टी एलिवेट हो रही है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है? ठीक है, तो वादे सब कुछ किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा. राइट, अब ये देख लेते हैं ये सिर्फ इंडिया में ही है या ग्लोबल सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही है. ठीक है, तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वहां पे हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन, यानी मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल इन द बकेट ऑफ द पॉवर्टी. राइट, सो
show that democracy may still struggle with poverty despite of the political participation. Poor countries का dependence is majorly on the rich countries. ठीक है ना, कि वहां से अगर कोई हेल्प आएगी तो ही सिर्फ उनकी इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी, एल्स दे विल रिमेन इन द बकेट ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का टेबल है जिसमें दिखाया गया क्या कि जितने डेमोक्रेटिक रिजाइम है उनकी ग्रोथ रेट 3.95 है, पुअर कंट्री जो डेमोक्रेसी में उनकी ग्रोथ रेट 4.28 है। ठीक है ना, अब इसमें इनइक्वालिटी कितनी है, तो डिक्टेटरशिप में देखना 4.42 यानी सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में 20% जो टॉप लोग हैं उनके पास पूरी वेल्थ का 64.8% यानी ऑन एंड अप्रॉक्स 65% है, और बॉटम 20 के पास केवल 2.9% है। तो इतनी ज्यादा इनकम इनक्वालिटी देखी जा सकती है। ठीक है, अब सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करता है डेमोक्रेसी, सो हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, पीसफुल नेगोशिएशन के चलते। सॉरी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कोई भी मुद्दा है, कुछ भी बात है, डिस्कस जरूर होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, कहां पे? नॉर्मली हम सारे आसपास बैठकर भी करते हैं। ठीक है ना, अगर एक छोटी सी मान लो सोसाइटी है तो वो एक संस्था बनाती है आरडब्ल्यूए अर्बन एरियाज में। ठीक, तो वहां पे डिस्कस करा जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, और पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, असेंबलीज में डिस्कशन होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्रिएट प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू विच सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व। सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब सामाजिक तौर पे मान लो अगर कोई किसी भी पंथ या कास्ट से बिलोंग करता है तो ऐसा तो नहीं है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने मणिपुर केस सुना था, है ना, वहां पे दो समुदाय के बीच में क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि प्रेसिडेंट रूल वहां पे ऑन एंड अप्रॉक्स लगाना पड़ा। करेक्ट, तो इसको कैसे अंश्योर करता है? तो कुछ लॉज ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे बोला राइट टू इक्वलिटी, कि सब इक्वल है। करेक्ट है, जिसके कारण किसी को भी यहां एलियनेटेड महसूस ना हो। एग्जाम्पल जैसे बेल्जियम का लिया गया, तो आपने पावर शेयरिंग पढ़ा होगा। पावर शेयरिंग में क्या था कि बेल्जियम ने क्या करा, पावर शेयर करी, पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी अब वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी ऑटोनॉमस पावर, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। ठीक है ना, क्या डेमोक्रेसी ने सारे कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेट कर दिए? तो आंसर है कि डेमोक्रेसी ने ही नहीं, किसी ने भी कोई सारे कॉन्फ्लिक्ट कभी एंड हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो नो कंट्री कैन परमानेंटली रिमूव ऑल सोशल डिफरेंसेस, कोई भी कंट्री नहीं कर सकती ऐसा। ठीक है ना, हाउएवर डेमोक्रेसी ये जरूर बताती है कि रिस्पेक्ट करो डाइवर्सिटी की, और इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी तो रेयरली कहीं पे। उसके बावजूद भी अगर इंडिया इतनी अच्छी पेस से चल रहा है तो ये हमारे देश की और हमारे जो भी देश के लोग हैं उनकी क्वालिटी ही है। राइट, वरना इतनी डाइवर्सिटी के बाद एक साथ चलना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, पीसफुली काम करना, ये बहुत मुश्किल होता है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से, तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम जो है वो सप्रेस करता है डिफरेंस को, इग्नोर करता है माइनॉरिटीज को, जैसा मैंने बताया। ठीक है ना, और फोर्सफुली मेंटेन करता है यूनिटी, फोर्सफुली। ठीक है, तो ये टेम्पररी पीस भले ही बना दे लेकिन बाद में टेंशन का एक कारण होता ही है। डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड एड्रेस डिफरेंसेस ओपनली। ओपनली मैंने जैसे बताया कि पार्लियामेंट में अगर छोटी सी जगह है तो पंचायत हो गया, ठीक है ना, अर्बन एरिया तो आरडब्ल्यूए वगैरह हो गया, और प्रोवाइड स्पेस फॉर डायलॉग, अलाउ ऑल ग्रुप टू पार्टिसिपेट। Therefore, democracy has clean advantage over the social division or the diversification. कैसी कंडीशन सक्सेसफुल रही? तो मेजोरिटी काम करती रहती है इंडिया में इस चीज के लिए, ताकि माइनॉरिटी को यहाँ एलियनेटेड महसूस ना होना पड़े। ठीक है ना, मुझे आज भी ध्यान है, मैंने एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू सुना था, जिस इंटरव्यू में ये बोला गया कि भाई
क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ बीजेपी की वजह से यहाँ पे सेक्युलरिज्म बना हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अटल जी जो है वो आरएसएस से बिलोंग करते थे, तो पूछा क्या कि भाई आरएसएस की वजह से बना हुआ? बोला नहीं। बोला फिर कैसे बना हुआ? बोला ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारे देश के मैक्सिमम लोग सनातन धर्म हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और ये क्वालिटी ही है हिंदू रिलीजन की, क्या कि हमारे देश में माइनॉरिटी हाईली सेफ है। जब गुलाम नबी आजाद जी रिटायर हुए राज्यसभा से, तब उनकी स्पीच में भी ये चीज झलकी थी। उन्होंने बोला कि किसी भी पर्सन के लिए हिंदुस्तान से बढ़िया कंट्री हो ही नहीं सकती, जो इतनी डाइवर्सिटी के बाद, इतनी डिस्कशन डिबेट के बाद भी यूनिटी बना के रखती है, वो भी फोर्सफुली नहीं, बाय हार्ट। ठीक है, तो मेजोरिटी का बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। डेमोक्रेसी नॉट जस्ट मेजोरिटी रूल, इसमें सारे आते हैं माइनॉरिटी। मेजोरिटी रूल मस्ट नॉट बिकम मेजोरिटेरियन, तो मेजोरिटेरियन नहीं होना चाहिए मेजोरिटी को। ठीक है ना, जैसे कहां पे हुआ था, श्रीलंका का आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में थी? तो सिंहालास थी। ठीक है, मेजोरिटी कैन नॉट रूल मीन डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, एथनिक ग्रुप। करेक्ट। अब डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन कैसे बना रहता है जी डिग्निटी? ऑल दो मैं इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में भी बता चुका हूं आपको, है ना। आर्टिकल 21 इसके बारे में ओपनली डिस्कस करता है। तो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हाउ? कि यहां पर रिस्पेक्ट करी जाती है पर्सनल डिग्निटीज की, किसी भी केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे आर्टिकल जो है 15 ये बात करता है कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के केस में। तो आर्टिकल 16 बोलता है कि जी ये पांचों तो होंगे ही, प्लस रेजिडेंस के बेस पे भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और डिसेंसी के बेस पे भी नहीं होना चाहिए। डिसेंट के बेस पे भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बता रहा हूं मैं आपको। आर्टिकल 17 ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, और आर्टिकल 18 ये सिंपली अबॉलिश कर देता है किस चीज को, कि भाई टाइटलशिप जो है वो अब नहीं चलेगी। टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया। कैसे टाइटल? जैसे बोला जाएगा कि भाई हाँ आपको तो नवाब साहब कह के ही बुलाना पड़ेगा। बोला जी नहीं, सारे बराबर हैं, किसी को कोई नहीं। अगर कोई इच्छा से बुलाना चाहता है ऑल ओके, लेकिन किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। और अब आपको वो प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि आपको राजा साहब बोल रहे तो हम आपको राजा साहब वाली प्रिविलेज। बोला सारे टाइटल अबॉलिश है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, हालांकि टाइटल्स कौन से वैलिड है? जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, जैसे मेजर, जनरल, कर्नल, ये ऑथराइज रहेगा। पद्म भूषण। ठीक है ना। So every person want respect from the other. Many conflict happen when the people feel they are not respected. Major दिक्कत यही है। श्रीलंका में क्यों आई दिक्कत? जब एलिनेटेड महसूस करने लगा है। कौन? तमिलियंस। ठीक है ना। सो आइडिया क्या है कि रिस्पेक्ट करो तभी डेमोक्रेसी भी बची रहेगी। अब इक्वालिटी रिकॉग्नाइज करना इजी नहीं है किसी के भी लिए। ठीक है ना, लेकिन क्या डेमोक्रेसी ने ये भी किया? हाँ बिल्कुल किया। सम सोसाइटीज हैव existed for a long time with system of domination। ठीक है, वो किसी भी बेस पर हो सकता है डोमिनेशन। वो हो सकता है रिलीजन बेस पर हो सकता है कास्ट बेस पर हो सकता है जेंडर के बेस पर हो। ठीक है, जैसा घर का खाना कौन बनाएगा? तो घर का खाना तो जी फीमेल ही बनाएंगी। क्यों बनाएगी भाई फीमेल घर का खाना? ठीक है ना, मतलब बाउंड्री नहीं होना चाहिए। जबकि होटल्स में खाना कौन बना रहा है ज्यादातर? वो मेल पर्सन बना रहे हैं होटल में खाना ज्यादातर। करेक्ट है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए सबको। Because of this, it take time for the people to accept the individual are equal। ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एस्टेब्लिश हो जाता है एक बार तो बहुत स्मूथ चलता है। जैसे आज की डेट में हमारे भारत से जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो दो फीमेल्स ने उन्हें लीड किया था। ठीक है ना, जिसमें से मैडम सोफिया कुरैशी जो है उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी चीजें डील अप करी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी फीमेल्स कितना आगे बढ़ बढ़कर काम कर रही हैं और यहाँ पे इक्वलिटी है इस बेसिस पर। ठीक है, अगर जहां थोड़ा बहुत लैग कर रहा है तो उस पर भी वो काम चल रहा है। करेक्ट हुआ। तो डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड ट्राई इन प्रिंसिपल टू रिकॉग्नाइज इक्वलिटी थ्रू लेवल ऑफ सक्सेस वेरीज। अलग अलग तरीके से इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने का काम चल रहा है। ठीक है ना, वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन करने का काम भी चल रहा है कि हर जगह में उनकी डिग्निटी बनी रहे, उनके जेंडर के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। ठीक है ना, आज हर जगह पे फीमेल जो है बढ़ चढ़कर जॉब भी कर रही है, अच्छा कमा भी रही है और बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट भी कर रही है। जैसे करंटली हमने न्यूज सुनी क्या कि हमारी जो भारतीय महिला टीम है वो विश्व कप जीत के आई। तो ये भारत के लिए बहुत प्राउड की बात थी कि भाई हमारे मेल पर्सन जो है वो तो जीतते ही हैं लेकिन फीमेल्स भी हमारी जीत रही हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है और उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका आउटकम भी दिखता है फिर हमें। ठीक है, सो टुडे डेमोक्रेसी हैज मेड पीपल मोर अवेयर दैट वुमेन शुड ट्रीट इक्वली। इसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन ऑल हमेशा मतलब रिस्पेक्ट मिलती है या एक्सेप्ट करती है अगर वुमेन आर लीगली फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो रहा है। मैंने बोला अगर थोड़ी मोटी दिक्कत है भी तो उस पर भी अभी काम चल रहा है, लेकिन मेजरली बात करें तो यस, डेमोक्रेसी ने ये अचीव किया है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करें तो सच राइट अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मैंने एक अरब कंट्री के बारे में पढ़ा था, वहां पे एक फीमेल ने गाड़ी चलाई तो उसको जेल में डाल दिया कि भाई तुमने गाड़ी कैसे चला दी। करेक्ट, हालांकि फिर उस चीज को भी हटाना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल फोर्स था। कास्ट इनइक्वालिटी तो इंडिया में ऑलरेडी मना कर दिया, क्या फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि आप अनटचेबल। आर्टिकल 15 में क्लियरली बोला कास्ट बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं, लेकिन धीरे धीरे खत्म बिल्कुल हुआ। करेक्ट है, आज हम स्कूल में जाते हैं तो क्या टीचर ये पूछ के पढ़ाता है कि हाँ आप किस कास्ट से बिलोंग करते? नहीं, टीचर पढ़ा रहा है। हम जब खाना खाने जा रहे हैं किसी होटल में तो पूछ के कर रहे हैं कि भाई खाना कौन बना रहा है? नहीं, हम खाना खा रहे हैं। करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि यस, डेमोक्रेसी ने काफी हद तक इन सब चीजों को अचीव करने में हेल्प करी है और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में भी हेल्प करी है। इन इंडिया डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। People from disadvantaged caste now have equal status. Clear? दो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी है। ठीक है ना, अभी भी हमें उसको हटाना है। तो हैज नो लीगल और मोरल सपोर्ट, इट हैज नो लीगल और मोरल सपोर्ट। तो उसको ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है तो कोई सपोर्ट कर रहे, उसे भी हटाने का काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये था आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का पूरा चैप्टर। बहुत आसान सा चैप्टर था, आई होप बिल्कुल क्लियर भी हुआ होगा आप लोगों को। कोई भी अगर डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपको कवर अप नहीं किया जा रहा या डिफिकल्टी आ रही है या उसके पॉइंट्स नहीं बनाए जा रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उससे रिलेटेड भी वीडियोस डाली जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जल्दी हम लाइव स्ट्रीमिंग में भी आएंगे जिसमें आपसे लाइव डाउट्स लिए जाएंगे और उसको क्लियर किया जाएगा। और जल्दी मैंने बताया जैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जिसमें आप आंसर राइटिंग लिख के हमारे पास भेजेंगे, हम आपको बताएंगे जी आपके उस आंसर में ये कमी है, तो इससे आपकी आंसर इंप्रूवमेंट भी होगी। करेक्ट। सो अपने आसपास सफाई रखो और पेड़ जरूर जरूर जरूर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।